हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ जी हैं। योग, नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। पहला परिचय तो उनका ये है कि वो श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो अपनी परिवार की आयुर्वेद की जो समृद्ध परंपरा है उसकी छठी पीढ़ी में हैं। वो करीबन 20 साल गोहाना स्थित जो प्राकृतिक काया चिकित्सा संस्थान है उसमें मेडिकल अफसर रहे हैं और उसके बाद 5 साल बद्दी स्थित वृंदावन प्राकृतिक चिकित्सालय के मेडिकल डायरेक्टर रहे हैं। उनका दावा है कि वो करीबन 2 लाख मरीजों को चिकित्सा लाभ पहुंचा चुके हैं और तमाम सामाजिक आंदोलन जो हरियाणा से रहे हैं अब तक, चाहे वो नशा विरोधी आंदोलन हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई अभियान हो, उनसे वो जुड़े रहे हैं और बड़े महत्वपूर्ण राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी लोग जो देश की हस्तियां हैं वो उनके पास उपचार के लिए आते रहे हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा वशिष्ठ जी से यही है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा आप क्या मानते हैं? स्वस्थ व्यक्ति की जो आपने परिभाषा बताई, पहला सुख निरोगी गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है वो सही में समृद्ध है, सही में वो अपने हिसाब से रिच है। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है उसका आहार सात्विक हो, उसकी विचारधारा है वो सकारात्मक हो, उसका संस्कार है वो सर्वोपरि हो। आपने 20 साल तक संजीवनी काया संस्थान जो गोहाना में है उसमें मेडिकल अफसर के रूप में काम किया। कहते हैं महात्मा गांधी जी ने उस संस्थान को स्थापित करने में उनको प्रेरित किया था। उसकी बड़ी समृद्ध विरासत रही है। तो गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के बड़े प्रशंसक थे और कहा जाता है कि देश में जितने बड़े प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान हैं वो गांधी जी से ही प्रेरित रहे हैं। तो उस संस्थान में 20 साल के अनुभवों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे वो हॉस्पिटल बना संजीवनी भी, तो उसमें भगत हंसराज जी महाराज जो थे वो गांधी जी के साथ में काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे। उन्हीं से प्रेरणा लेके उन्होंने गोहाना में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया। उसकी जो फाउंडेशन हुई तब से लेके मैं कोविड समय तक उस संस्था को देखा और उस समय में देश के विदेश के काफ़ी लोगों को वहाँ मैंने देखने का मौका मिला। और जो आज देश के अंदर एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है उसका नाम है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल इश्यूज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें आप डायबिटिक देखो, हाइपरटेंसिव देखो, डिप्रेशन देखो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के इश्यूज देखो, बहुत सारे इश्यूज जो बढ़ रहे हैं। ये सब प्राकृतिक चिकित्सा और योग की एक ऐसी चिकित्सा है जिसके अंदर आने से आदमी को आराम मिलता है, दवाओं से नहीं मिल सकता। दूसरा मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर हमारे पास 17 कंट्रीज़ के राजदूत भी हमारे यहाँ आए। अब आप देखिए कि देश से, हमारे देश से ज़्यादा लोग विदेशी लोग हैं वो आज योग और प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर ज़्यादा अपना विश्वास जताते हैं। और आने वाला युग में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इस देश में स्ट्रेस तेज़ी से बढ़ रहा है, जो तनाव की लहरें चल रही है, उस तनाव के लिए यदि कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो नेचर केयर है, योग है, मेडिटेशन है। प्राकृतिक चिकित्सा कई तरह से काम करती है, हमारे खान पान में करती है। इसमें सोना बात भी है, मिट्टी चिकित्सा भी है, तेलीय चिकित्सा भी है। ये किस तरह से, थोड़ा आप इसको बताइए, किस तरह से वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा में हम कहते हैं कि जो भी विकार है वो व्याधि का मुख्य कारण है। तो विकारों को जब तक हम शरीर से नहीं निकालेंगे, चाहे वो मानसिक विकार है चाहे वो शारीरिक विकार है, मानसिक और शारीरिक विकारों को निकालने के बाद में वो एक व्यक्ति जो है वो एक स्वस्थ महसूस कर सकता है। जब तक उसका मन हल्का नहीं होगा, मन तंदुरुस्त नहीं होगा, तो उसका शरीर कभी भी हल्का नहीं हो सकता। हम परिवार में भी ये देखा है और समझा है कि मन बीमार होता है और तन को उसका तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो हर व्यक्ति को अपनी मन के ऊपर हमेशा संयम रखना चाहिए, मन में हमेशा अच्छे विचारों को ग्रहण करना चाहिए और मन को कभी भी हमें कुंठित नहीं रखना चाहिए, नकारात्मक नहीं रखना चाहिए। आज का समाज, जब हम लोग बहुत कृत्रिम हो गए हैं, हमारा सोचना, हम सोच कुछ और रहे होते हैं, कहते हैं कुछ और हैं और नकारात्मक तत्व तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक होड़ है, एक कृत्रिमताएँ हैं जीवन में, ये हमारे स्वास्थ्य को कितना प्रभावित करती हैं? सबसे ज़्यादा प्रभावित वो करती है। आप देख रहे हो कि पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ आई थी, उसमें आया कि जैसा व्यक्ति अमेजिंग करता है वो व्यक्ति की वैसी स्थिति हो जाती है। यदि वो अपने आप को कहता है कि मैं हील हो रहा हूँ तो हील होने लग जाता है, वो कहता है मैं बीमार हो रहा हूँ, इल हो रहा हूँ तो इल होने लग जाता है। तो सारा जो संबंध है वो हमारे विचारों पे है।
कहीं कहीं जो हमारे मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में जो प्लेसिबो इफेक्ट्स देते हैं, वो कुछ यही विचार है कुछ। एग्जैक्टली आपने सुना भी और उसमें उदाहरण के तौर पे देखा भी है कि एक डॉक्टर ने उनको डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा देते हैं और कहते हैं कि मैंने आपके लिए स्पेशल अमेरिका से एक इंजेक्शन मंगा के लगाया, और उसकी मानसिकता बदल देती है कि क्या पता अमेरिका का इंजेक्शन मेरे लिए क्या कर देगा। पर सच्चाई में ये है कि जो ट्रस्ट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक ट्रस्ट के ऊपर एक मुझे पुरानी बात याद आ गई हमारे पारिवारिक। मेरे पिताजी के पास एक व्यक्ति आए और वो बोले कि मेरे चाचा भी डॉक्टर हैं तो, और मेरे भाई साहब भी हैं, तो उनको दोनों को दिखा के बोला कि उनसे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो पिताजी जब डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर दिल्ली जयपुर थे, तो वो आके पिताजी गांव आए हुए थे, तो पिताजी को बोले कि मेरे को तो आप दवाई लिख के दो। तो वहाँ मंदिर, वो पिताजी गायत्री मंदिर में बैठे थे, तो वहाँ ना पेन था ना कागज़ था। तो मेरे को पिताजी ने बोला कि एक बार इनको बिठा दे। उनका नाम लाला राम जी था। तो वो बैठ गए। बैठने के बाद में मंदिर की आरती होगी। तो पिताजी ने मेरे को बोला कि ये जो यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में से आप है ना थोड़ी सी राख लेके आओ, विभूति, और ये मंदिर के अंदर जो मिश्री पड़ी है वो मिश्री ले लो, और इसके अंदर साथ के अंदर थोड़ा सा कि सूखी हुई तुलसी है, इनको सबको मिक्स कर दे। मैंने मिक्स कर दी। मिक्स करके और उन्होंने एक पुराना पेपर अखबार पड़ा था, उस अखबार की 21 पुड़िया बनाई, और वो पुड़िया बना के और उनको बांध के और कहा कि लाला राम जी ये पुड़िया ले लो, और गांव के अंदर से होते हुए जाओ ना, तो मेरे बड़े बेटे से मेरे नंबर ले लेना, और कोई बात होगी तो मैं जयपुर से दवा ले आऊँगा। वो लाला राम जी चले गए सब। उसके बाद में एक दिन फ़ोन आता है, तो मैं फादर साहब के साथ जयपुर ही रहता था। तो मेरे को उन्होंने बोला कि मैं लाला राम बोल रहा हूँ, एक बार बैद जी से बात करो। तो मैंने पिताजी से बात कराई, तो वो उन्होंने कहा कि बैद जी मेरे लिए दवा लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कहीं कहीं जो पहले ज़माने में जब गरीबी, देश में गरीबी थी, अशिक्षा थी, जो लोग गंडे ताबीज़ बांधते थे या इस तरह करते थे, कहीं वो कहीं कहीं एक भाव था। हाँ, कई दफ़े ये होता है कि हम बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, आप कहते हैं कि तो डॉक्टर का दरवाजा देख करके जो ठीक हो जाता है। तो ये मनोभाव कहीं ये मनोभाव, ये विश्वास है। तो आदमी का विचार तत्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सारा खेल विश्वास का, विचार का है। मेरा कहना ये है कि जैसे प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग दूध या पानी या और सारी चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जड़ी बूटियों को करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर चीज़ की तासीर में फ़र्क है, गाय के खाने में फ़र्क है। जैसे उत्तराखंड में ऊपर वो क्या मृग होता है, क्या कस्तूरी मृग होता है, वो ब्रह्मकमल खाता है। लेकिन जब गुणवत्ता प्रभावित होती है तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा में ये चीज़ें उसी स्तर में उपयोगी हो सकती हैं? देखो, फिर भी कम से कम उस चीज़ों का प्रभाव तो पड़ रहा ही है। और चीज़ों की वनस्पत हम यदि बात करें, आज जिस प्रकार से आज हमारे देश के अंदर दूसरे देशों का भोजन आ गया, उसकी वजह से हमारे देश में रोगों की, व्याधियों की एक कड़ी बढ़ गई। उसका मुख्य कारण क्या है कि वो हमारा भोजन नहीं कर रहे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो हमारा स्थानीय भोजन होता है वो हमारे लिए सबसे बड़ी दवा है। लोकल खाना और वही दवा खाना। तो आज क्या हो गया कि हम लोग, मैं किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री का भी नाम नहीं लेना चाहता, पर वो आज देख रहे हैं आप, जो फास्ट फूड, जंक फूड, हम उनको एक नाम दे सकते हैं, उनके ऊपर जो आज हमारे देश की जनता चल रही है और वो खा रही है, तो आप देखिए उन बच्चों के अंदर विचारधाराओं में कितना बड़ी स्थिति आ गई। उनके अंदर अग्रेसिव मूड हो गया। वो कारण ही है, यही है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। कुछ पिछले दिनों जो आज़ादी के बाद, चाहे हम लोग कुछ भी कहें, समृद्धि देश में आई है और हम लोगों को खाने की जो है मात्रा बढ़ी है और श्रम की मात्रा घटी है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे रोगी होने का, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं। कुछ शोध इस तरह भी आए हैं कि जो कैंसर के जो रोगी होता है वो लगातार खाने की वजह से रोग ज़्यादा बढ़ता है। अगर खाने में हम एक इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें या उसमें गैप दे लें तो हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, कि उसके जो कैंसर की जो गति है उसको कम कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल कम खाने से कभी भी कोई आदमी मरता नहीं है, और भूख से भी कभी आदमी नहीं मरता है। आदमी ज़्यादा खाने से, आप रेशो देखो, ज़्यादा खाने से ही लोग मर रहे हैं। और बीमारी का मुख्य कारण ही है कि गलत आहार, गलत विचार। आज देख रहे हैं हम लोग कि जो आप अभी पहले बताया कि पहाड़ों पे हो चाहे कहीं भी हो, आजकल हर जगह केमिकल व्याप्त हो गया, और आदमी पैदावार को बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति का दुश्मन हो गया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमें ये चीज़ को देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली आज जैसे जैविक खेती की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जैविक खेती पे बहुत बड़ा जोर दे रखा है, और अभी हमारे गुजरात के जो गवर्नर साहब हैं देवव्रत आर्य जी, वो जैविक खेती पे हर प्रदेश में जाके और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और लोगों को प्रेरणा दे के खुद जा रहे हैं स्वयं। तो ये जो चीज़ मुहिम चल रही है वो इसीलिए चल रही है कि आगामी आने वाला जो समय है वो आप देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर 10 में से 3 आदमी कैंसर के मिलने वाली स्थितियाँ हो जाएगी। क्यों? कि हर चीज़ विकृत होगी, क्योंकि आदमी की मानसिकता विकृत होगी। हर आदमी करोड़पति होने के लिए व्यक्ति का दुश्मन हो रहा है। ये सबसे बड़ी एक
गंभीर समस्या है। एक आयुर्वेदाचार्य के रूप में एक आम आदमी को आप क्या सलाह देंगे कि ताकि कैंसर से बचाव हो सके उसका? मैं कहता हूँ कि एक तो हमारा कैंसर में 3 डाइट का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें क्लोरोफिल, लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन। जैसे जैसे समय आता है, जैसे टमाटर आजकल 12 महीने मिलता है, ऐसी बात नहीं है, तो टमाटर को आप बॉइल्ड करके खाएं। उसमें जो लाइकोपिन है वो आपके कैंसर के जो तत्व हैं हर व्यक्ति के अंदर बॉडी में होते हैं समाहित, पर उनको वो क्या कि हार्म नहीं होने देगा। ऐसे क्या कि हम लोग जो नवरात्र करते हैं तो उसमें हम लोग व्हीट ग्रास की जो बात कर रहे हैं आज देश पूरा, तो गेहूं के जो जवारे को बोया जाता है और साल में 2 दफ़ा नवरात्रे आते हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो पुरानी है, वो आयुर्वेद ये कहता है, नेचुरोपैथी ये कहता है कि जब होली से दिवाली तक, दिवाली से होली तक का जो समय है उसमें हर व्यक्ति को गेहूं के जवारों का रस पीना चाहिए। उससे क्या कि वो जो क्लोरोफिल है वो हमारे रक्त के अंदर जो भी विकार है उन विकारों को वो रहित कर देता है। उसको हरा हरा रक्त की संज्ञा दी जाती है। हरा रक्त की संज्ञा दी तो वो जाती कितना है। महत्वपूर्ण है? ग्रीन ब्लड। वो कहते हैं जो कैंसर के जो पीड़ित हैं, हमने देखा, हमने किया है, इस पे बहुत बड़ा काम किया, लोगों के रिजल्ट्स देखे। हाँ, कहते हैं कैंसर के जो रोगी होते हैं जी। उनके उपचार में ये जो बहुत इफेक्टिव है। बहुत इफेक्टिव है। और डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपको बताऊं, जैसे तीसरा चीज है बीटा कैरोटीन। अब गाजर में सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन है। अब गाजर, अभी गाजर का समय गए है जस्ट। अब मैं कहता हूँ बच्चों को गाजर का जूस पिलाओ, गाजर सलाद में खिलाओ, गाजर की सब्जी खिलाओ, उन बच्चों में आइज का इश्यू नहीं आएगा। आज हर बच्चा कंप्यूटर युग है, मोबाइल का युग है, उसमें प्रत्येक बच्चे रोटी भी जब खाते हैं जब वो उनको उनके माताजी पिताजी जब मोबाइल देते हैं। मैं आज से 10-15 साल पहले आपसे गोहाना मिला था और तब आपने एक शब्द कहा था कि हमें सुबह सूरज उठाए, हम सूरज को ना उठाएं। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस विषय पे। हाँ, इस विषय पे आपने कहा था सूर्य को आप उठाएं, हाँ, सूर्य आपको ना उठाए। आज हर घर में हर लोग परेशान हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे मुझे 2 महत्वपूर्ण बात बताइए। एक सबसे बड़ा कारक तो सूर्य का ये है, हम लोग नकली जीवन जी रहे हैं, एसी में बैठते हैं, गाड़ों में आते हैं, धूप में जाते नहीं हैं, एक तो बहुत बड़ा कारण ये है। और फिर दवाई खाते हैं कि इंजेक्शन लगा लेंगे। आम आदमी के लिए हमारे खाने में विटामिन डी किस चीज़ में है ताकि विटामिन डी की शरीर कमी ना हो? धूप तो अब महत्वपूर्ण पहलू है ही है। अब जैसे गर्मी होगी, लोग सुबह का समय की जो धूप होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिस टाइम सूरज आता है। हमारे खान पान में क्या है ऐसा जो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है? शाकाहारी के रूप में ऋतु के फल खाओ, ऋतु की सब्जी खाओ। देखो, आप फल सब्जी खाने से बात नहीं, पर ऋतु का खाओ। आज दुर्भाग्य इस बात का कि ऋतु का पता नहीं है। आज एक बात करें अपन पुरानी रूप की, अनुष्ठान जब मान लो अपने घर में कराते हैं तो कोई भी स्वामी जी, पंडित जी जो हमारे घर में पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं, तो उस अनुष्ठान में वो बैठेंगे तो वो कहेंगे ऋतु फलम समर्पयामि। वो फलम समर्पयामि नहीं बोलेंगे, क्योंकि फलम समर्पयामि पूर्ण मंत्र नहीं है। तो आप देखो कि शास्त्र में ये प्रेरणा देता है कि आप ऋतु का फल खाओ, ऋतु की शाक खाओ, ऋतु के अन्न खाओ। यदि आप इनसे खाते हैं, इन चीजों का भी सेवन करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। देखो क्या है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज इस देश के मेट्रोपोलियन सिटी के अंदर आप देखेंगे नथानी साहब, तो मैं जहां तक समझता हूं कि 70% लोग हैं वो सुबह ओसिड का कैप्सूल लेंगे और शुरुआत वहां से करेंगे। ये क्यों बढ़ रहा है कि उनका समय सारणी नहीं है। जैसे अभी आपने सूर्य की बात करी, हमारा संबंध खाने का जो है वो सूर्य देवता के साथ है। हम, जैसे आपने कहा कि सूर्य से उठने, सूर्य अस्त होने से पहले हमें भोजन ले लेना चाहिए, और शाम का जो भोजन है वो हमारा हल्का होना चाहिए। पर आज 2 मील है, जो 2 मील की बात आती है तो अपन पुराने समय की भी बात करें तो कहते थे कि 2 वक्त की भगवान रोटी दे रहे हैं, 2 वक्त की रोटी हमारे को बड़ी सुकून से मिल रही है। इस प्रकार की कहावतें सुनी है। 3 वक्त का खाने का कोई संबंध नहीं था। आज तो पता नहीं है 10 वक्त खा रहे हैं, 7 वक्त खा रहे हैं, 5 वक्त खा रहे हैं। ये बड़ा एक कष्ट का विषय है। तो हमें क्या है कि जो विटामिन D3 की आपने बात करी, तो हमें सूर्य के प्रभाव में रहना चाहिए, हमें प्रकृति के शरण में रहना चाहिए, और हमें ऋतु का फल खाना चाहिए, ऋतु की साग और ऋतु के अन्न खाने चाहिए। मेरे कहने का एक सवाल ये भी था, उसमें रह गया कि हमारे आम शाकाहारी जो भारतीय है उसके खाने में विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं ऐसे जिसके कमी पूरी हो सकती है? अंकुरित खाओ, आप अंकुरित खाइए। आप देखिए कि हमारा जो दही है जो खाना चाहिए, दूध खानी चाहिए। अब हमारे जैसे गाय है, गाय का दूध की भी बात करें तो गाय के दूध में जो मेलाटोनिन है या दूध के अंदर जो विटामिन डी है वो कब आएगा कि गाय वो है जिसके थुआ है, ऊपर जो थंब है वो ही गाय है। बुरा नहीं माना कि जिसको फ्लैट है वो गाय नहीं है, उससे सूर्य का संबंध उसके थंब के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उससे विटामिन डी उसके दूध के अंदर आता है। हम लोग जो मान लो ऐसे घूमने से हमारे को विटामिन डी सूर्य से नहीं मिलना है। यदि देखो आपको सूर्य स्नान भी लेना है
तो सूर्य स्नान लेने के लिए भी आपको पीछे से सूर्य स्नान लेना है। पतले वस्त्र में आप धूप में बैठो, चाहे पेपर पढ़ो, दैनिक ट्रिब्यून पढ़ो, ट्रिब्यून पढ़ते पढ़ते और आप अपने रीढ़ की हड्डी के ऊपर, स्पाइनल के ऊपर आपकी रेंज आनी चाहिए, आपकी किरणें पड़नी चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी एग्जैक्टली, तो उससे आपको विटामिन डी की पूर्ति होगी। मैं बॉम्बे एक बार अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू ले रहा था, वो मुझे कह रहे, मैंने उनसे पूछा कि आप फिट कैसे रहते हैं, कहते हैं मैं 7 बजे के बाद खाना नहीं खाता। तो एक तो सूर्य की वजह से हमारी जठराग्नि जो है उसका वो चलती है, और ये कहा, जबकि आम भारतीयों में धारणा है कि हम लोग रात के समय ज़्यादा हैवी खाना खाते हैं, ज़्यादा देर से खाते हैं, और वो सबसे बड़ा रोग का कारक उसको माना जाता है। तो हमारे जैन समाज में ये परंपरा रही है कि सूर्यास्त के बाद वो लोग खाना नहीं खाते हैं, और कहते हैं कि रात का खाना ही सबसे बड़ा बीमारी का जड़ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अभी पिछले दिनों करनाल में पीयूष मुनि जी महाराज के यहाँ मेरा लेक्चर था, मैंने वहाँ पर भी काफ़ी जैन भाई आए हुए थे, तो मैंने उनको भी एक इस संबोधन में ये बात कही थी कि इस देश में जैन लगाने से जैन नहीं बनती बात, जैनिज्म को फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे आपने भी फरमाया, यदि हमारा देश भगवान महावीर स्वामी जी के एथिक्स को अडॉप्ट कर ले, तो मैं कहता हूँ कि दावे से कि 70% मेडिकल फैसिलिटी है वो अपने आप बंद हो जाएगी। जी, आप होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मैं योग से कर रहा था, तो एक गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा कि जो खाना बना रहा होता है उसकी मनस्थिति का भी आपके खाने पे असर पड़ता है। माँ का बनाया हुआ खाना इसलिए अच्छा लगता है कि उसकी ममता उसमें होती है। एक होटल में जो काम कर रहा है, उसकी तनख्वाह नहीं मिली उसको, या कुछ परेशानी है, उसके कष्ट, उसके दुख, वो भी आपके खाने में आते हैं। इस विचार पे बहुत बड़ा प्रभाव है, नो डाउट। और ये तो शास्त्रों में भी इस बात को अंकित किया गया है कि माँ का भोजन हाथ से जो है वो अमृत तुल्य है। फिर अपनी बहन, बीवी, जो घर के परिवार, आप देखो ना, एक नौकर को गुस्सा आ रहा है और उसको कोई भी वेदना है, कोई भी प्रकार की उसके अंदर नेगेटिविटी व्याप्त है, गुस्सा आया हुआ है, और वो आपको भोजन परोसेगा तो आप बीमार हो जाएंगे। आप पानी पिलाएगा तो पानी भी आपको नुकसान कर देगा। तो ये भाव का बड़ा प्रभाव है। आप सोचिए कि हम भगवान को भोजन थोड़ी खाते हैं, प्रसाद थोड़ी खाते हैं, भगवान को हम भाव से उनको प्रसाद प्रकट वो लगाते हैं, और उस भाव से हम खाते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ऊर्जा आ गई। खेल भाव का। प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य जल का भी बड़ा महत्वपूर्ण एक अध्याय है, और वो कलरों की जो बोतलें होती थी उनके प्रभाव से पानी देने से उसका ट्रीटमेंट होता था, वो कितना कारगर हम करते हैं उसके अंदर। जैसे मान लो कि ग्रीन, रेड, जिन लोगों का बिल्कुल जठराग्नि सुस्त है तो उनको हम लाल रेप लगा के या लाल रंग की बोतल रखते, तो बोतल अवेलेबल है तो उसको हम धूप में रख देते हैं। सुबह जल्दी रख देते हैं, धूप तेज में नहीं रखते हम उसको। सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच तक उसको रखते हैं और वो पिलाते हैं। जठराग्नि अग्रेसिव हो जाती है। जिन लोगों को पित्त की समस्या है उनको हम हरा पिलाते हैं। जिन लोगों को आपका वात की समस्या है उनको हम पीला पिलाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये कलर थेरेपी है, इनका बहुत बड़ा प्रभाव। कुछ लोग हमारे समाज में देखते हैं कि वो दिन देखकर कपड़े पहनते हैं, कि आज मंगलवार है तो लाल पहन लिया, आज बृहस्पतिवार है आज पीला पहन लिया। कुछ लोग कहते हैं कि पीले, प्राकृतिक चिकित्सा में लोग कहते हैं कि पीले रंग से जो है हमारी पाचन शक्ति ठीक रहती है। क्या इन रंगों का भी वो हमारे पित्त को कंट्रोल करता है ना? पीला रंग? यस, जी, को कंट्रोल तो करता है। और रंगों का भी ऐसे कुछ? हर रंग का प्रभाव है हर बॉडी में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना, वो दरअसल क्या है कि 5 तत्वों से बनी हुई है। जी, तो तत्वों का जो प्रभाव है, जिस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव होता है, यथा ब्रह्मांड यथा पिंड। एब्सोल्युटली जी, तो जैसा वो ही चीज है। ब्रह्मांड तत्व है। चलिए, अब मैं अब योग पे आ रहा हूँ। ये योग दिवस आने वाला 21 जून हमारे पास है, और जो मोदी जी के प्रयासों के बाद जो है पूरी दुनिया में योग को लेकर के हम लोग बात, लेकिन हमारी जो विरासत है, इस विरासत में विचार तत्व महत्वपूर्ण है। नहीं तो विकृतियाँ पूरी दुनिया में हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियो आते रहते हैं कि बियर योगा, फलां योगा, इस तरह करके, जबकि ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत हमारे देश में है। तो एक आम आदमी को कितने समय आसन करना चाहिए, कितना समय उसको प्राणायाम करना चाहिए, कितना समय उसको ध्यान करना चाहिए? देखो, योग में साफ शब्दों में लिखा है कि जिस प्रकार की आपकी बॉडी की श्रद्धा है, आपकी बॉडी की शक्ति है, आपकी बॉडी की समृद्धता है, उसके अनुसार आप योग कर सकते हैं। एक 100 वर्ष का व्यक्ति भी एक योग को करके फिर शवासन कर सकता है, और एक जवान आदमी वो दिन में कितनी भी बार योग कर सकता है। योग, आपको पता है कि सारा योग जो लिया गया है वो पशु पक्षी के ऋषि मुनियों ने लिए, और ऋषि मुनियों ने वो चीज़ को, हर पशु पक्षी की वो एक विशेषता को देख के और उस योग को एक आम आदमी के सामने रिसर्च करके, अनुसंधान करके परोसा। आज मान लो कि खगासन है, उष्टासन है, उष्ट्रासन है, आपका क्या नाम है, जितने भी ऋषि मुनि हैं, आपके अर्ध मत्स्येंद्रासन है, ये सारे के सारे जितने भी आसन हैं वो सारे के सारे या तो ऋषि मुनियों से लिए गए या पशु पक्षियों से। हाइपरटेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए कौन सा आसन ज़्यादा उपयोगी है उच्च रक्तचाप में? देखो, पवन मुक्तासन कीजिए, इसके अलावा आप वज्रासन कीजिए, आप उसके अंदर साथ में पश्चिमी मोतासन कीजिए, और साथ में आपको
अश्वत्थासन कीजिए, बालासन 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 कीजिए। तो उसमें बालासन में तो निंद्रा और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि आज की तारीख में अनिद्रा की इश्यू भी बहुत बड़ी पड़ रही है। मरकट आसन भी उपयोगी है। मरकट आसन भी उपयोगी है। तो योग की जो बात करते हैं 84 लाख योग है, और आपने अभी एक बात कही कि बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा पुजाने के लिए उन्होंने अपने नाम से योग बना दिए। वशिष्ठ जी, आपसे आपका ज्ञान बहुत लंबा है, बहुत अनुभव बहुत लंबा है, हम लोग बहुत आगे तक जा सकते थे। तो लेकिन दो बातें मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। पहला तो मैं योग ध्यान के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। एक आदमी ध्यान कैसे करेगा? ध्यान क्या, किस तरह से वो लगता है कि मैं ध्यान कर पा रहा हूँ? आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। और दूसरे से जुड़ा पहलू ये कि अनिद्रा हमारे समाज में बहुत बड़ा रोग बन रहा है, और अनिद्रा होने से ही हमारा उच्च रक्तचाप बढ़ता है, डायबिटिक की प्रॉब्लम भी आती है। तो दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक तो हम डायबिटिक्स से बच सकें, उसमें क्या करना चाहिए, और दूसरा नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अच्छी नींद ले सकें, क्वालिटी की नींद ले सकें। देखो, डायबिटिक से बचने के लिए मैंने पिछले दिनों भी एक लेक्चर में ये बात बोली थी कि मेडिकल डॉक्टर है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो भी खाने पे आता है लास्ट में कि आप इस प्रकार का आहार लें, और वो अपने डाइटिशियन के पास भेज देता है, और ये कहते हैं कि आप नित्य 8 किलोमीटर की सैर करें। तो मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, और आपके माध्यम से भी, ट्रिब्यून के चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि आपको शुगर होने के बाद में आप यदि वॉक करते हैं, और शुगर होने के बाद में आप अपने आहार में चेंजिंग करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि देश के सभी लोग अपने आहार में पहले व्यवस्था में चेंजिंग ले आओ कि मुझे कितना आहार, कैसा आहार लेना है, और मुझे कितनी बजे मुझे कितना खाना है। हम प्रत्येक व्यक्ति इस पेट के लिए दौड़ते हैं, यदि उसको समय पे नहीं खाते हैं तो वो भी एक गलत है। दूसरा कि आपने कहा कि चलने की बात, तो पैदल चलने की जो बात है, तो पैदल भी लोग नहीं चलते, तो पैदल क्यों नहीं पैदल चलना शुरू कर दे? बाद में भी तो वो अलार्म लगा के और सुबह चलना चाहता है कि 5 किलोमीटर चलूँ, 4 किलोमीटर चलूँ। और दूसरा क्वेश्चन आपका इनसोम्निया का था, अनिद्रा का था। आज व्यक्ति क्या है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर विचारों को बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ, ओवरफ्लो कर रहा है। तो ओवरफ्लो करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इसको ऑफ करने का टाइम नहीं है। जैसे आपने मेडिटेशन की बात करी, तो मेडिटेशन में क्या है कि आप हर चीज़ों को भूल जाओ। आप दिमाग के अंदर अपने उस स्विच को ऑफ कर दो, जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ दिखे नहीं, वो चीज़ों को आप भूल जाओ। इसमें सांसों का सहारा हम ले सकते हैं। केवल सांस पे ही मेडिटेशन करना है। जैसे विपश्यना से ऊपर कोई मेडिटेशन नहीं है, और हमारा अस्तित्व है वो सांस के ऊपर है। यदि हम हमारा सांस लिया और बाहर छोड़ा, वो वापस नहीं आया, इतना ही जीवन का सत्यता यही है। क्यों नहीं हम थोड़ा थोड़ा 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट तक जाएं, 1 मिनट से 2 मिनट की तरफ जाएं। ऐसे करते करते हम सांसों के ऊपर, कैसे इनहेल हो रहा है, कैसे एक्सहेल हो रहा है, कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, इनके ऊपर हम लोग देखें, और देखते देखते हमारे विचार फिर भटकेंगे। हम समय की सीमा है। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप हरियाणा में नशा विरोधी आंदोलन से बड़े जुड़ रहे हैं। हमारे चारों तरफ नशा बिखरा है। 300 करोड़ अरब रुपए, 3 अरब रुपए की, 300 करोड़ रुपए की इस तरह की पकड़ी जा रही हैं। जो नहीं पकड़ी जा रही है वो हमारे यहाँ खप रही हैं। तो नशा क्यों बढ़ रहा है इतनी तेजी से? क्यों जरूरत लोगों को महसूस हो रही है, और उसका उपचार क्या होना चाहिए? समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस पे आप थोड़ा समझिए। देखो, सबसे बड़ी एक तो विडंबना इस देश में दो आ रही, तो नशे की जैसे बताई, और एक देश में परिवार बहुत टूट रहे हैं। जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा दिन समय नहीं चल रहे। उन दोनों के पीछे आज हमारे चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, वो आध्यात्मिकता से दूर हो गए। दूसरा कि वो हमारा सात्विक आहार से दूर हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आध्यात्मिकता हमारे को जीवन की प्रेरणा देता है, मार्ग दर्शाता है। पहले हमारे घर में कोई भी हो, हर व्यक्ति के घर में एक गुरु होते थे, और हर घर में कोई ना कोई बड़े व्यक्ति होते थे, उनको ज्ञान में कहानी वानी सुनाते थे। आज कुछ नहीं, आज सब व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है, और मोबाइल उनको ज़्यादा ज्ञान दे दिया। ज्ञान समय के अनुसार, उम्र के हिसाब से आना चाहिए। अब नशे की जो बात आप कर रहे हैं, आदमी को एकांत जो है वो आदमी को नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। हम उसको डिप्रेशन कह देते हैं, हम उसको एंजाइटी कह देते हैं, हम उसको बायोपोलर डिसऑर्डर कहते थे। इस प्रकार की जो चीज़ें बढ़ रही हैं। हमारे जितने आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, योगी हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर, उन्होंने एकांत में सब कुछ ज्ञान अर्जित किया। वो संत थे, उन्होंने क्या किया, आज हमारे अंदर संतत्व तो जागे ना। उन्होंने भी किसी गुरु का सहारा लिया ना। हमारे तो आज गुरु नहीं बनाते ना लोग। दुर्भाग्य तो इस बात का हो रहा है कि किसी का आप सहारा, कोई भी चीज़ सपोर्ट है, गुरु सपोर्ट है। गुरु आपको मार्ग का दृष्टा बनता है। यदि आपको ऐसे समय में जब गुरु, बहुत बड़ी संख्या गुरुओं की संदिग्ध है,
देखो गुरु वो है जिसके अंदर गुरूर नहीं है, सबसे बड़ी बात है, मेरा मानना है कि वो परिभाषित है। गुरु वो है, देखो भगवान बुद्ध को एक जगह बुलाया गया और भगवान बुद्ध ने बुद्ध के लिए बहुत बड़ा एक इस प्रकार का एक आसन बनाया गया, तो भगवान बुद्ध बैठ गए नीचे। तो महाशय ने कहा किसी ने कि गुरुदेव आप तो सिंहासन पे विराजे, कि नहीं 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 मेरे लिए ये स्थान उपयुक्त है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ से गिरने का डर है। अच्छी बात है। हमारे समाज में जैसे आपने भी मोबाइल की बात की, यौन इच्छाओं का विस्फोट है। बड़े बड़े अपराध होते हैं तो वो ये कहा जाता है क्योंकि जो है हमने मोबाइल में देखा, इंटरनेट में जो नीले जहर का जो तूफान है, हमारे समाज में बड़ा यौन अपराधों की बड़ी हिंसा है, विवाहेतर संबंधों का संघर्ष है। कैसे ये समाज इससे बचेगा? क्योंकि जहाँ कमज़ोर कड़ी दिखती है वो हवस का शिकार बन जाती है। रोज़ हत्याओं अपराधों का आ रहा है। समाज को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? प्रशासन को क्या करना कोई चाहिए? भी चीज़ हो उसकी अति है ना, वो बहुत नुकसानप्रद होती है। अति सर्वत्र वर्जिते का जो संस्कृत में एक छोटा सा स्लोगन है, आज की तारीख में हम खुद ही बच्चों को मोबाइल देके और अपना खुद की परेशानी से बचना चाहते हैं, और वो सब चीज़ें उसमें वो देख रहे हैं जिनका ज्ञान उसको बहुत पहले आ जाता है। कोई भी चीज़ हो, आदमी 5वीं क्लास सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ के 5वीं क्लास में आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको सीधा आप 5वीं की क्लास में भेज दोगे तो वो उसको वो ज्ञान उसको क्या कि वो कहते पचेगा नहीं। तो क्या है कि हमें आज जो ये भौतिकवाद के अंदर जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो बड़ा एक गलत है। उसके लिए हमें एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें स्टेप टू स्टेप उनको थोड़ा सा घर में बैठ के समय देना चाहिए। समय नहीं दे पा रहे, माता पिता भी समय नहीं दे पा रहे, दादा दादी भी नहीं समय दे रहे, दादा दादी के पास बैठने नहीं दे रहे। ये जो इस प्रकार की स्थितियाँ आ रही है वो गंभीर है। डॉक्टर वशिष्ठ जी, आप ट्रिब्यून परिवार में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सवाल अब बाकी हैं, बहुत से उत्तर अभी बाकी हैं। हम अगले कार्यक्रम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। निश्चित, आपका ट्रिब्यून का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि साधुवाद।